देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है आपके उसमें कि दिए गए गुणधर्मों में सही क्रम नहीं है। लुईस अम्लीयता का क्रम दिया हुआ है, BF3 की मिनिमम और BI3 की मैक्सिमम दी गई है। ये क्रम बेटा सही है कि गलत है? ये वाला क्रम एकदम सही है बेटा। कुछ याद हो तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था आपको क्या कि BF3 में बेटा बोरोन और फ्लोरीन की सिमिलर साइज है, दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं बेटा। दोनों में अच्छे से ओरल बैक बॉन्डिंग हो पाती है। फ्लोरीन बोरोन को इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के थ्रू दे देता है। तो फ्लोरीन ने अगर बोरोन को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऐसे में बोरोन बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं मांगेगा, तो उसके लुईस अम्लीय सामर्थ्य कम रह जाएगी बेटा। पहला एकदम सही है, लेकिन इसने पूछा क्या? गलत पूछा है। ठीक है, ये सही क्रम है। दूसरा देखें, वापस से लुईस अम्लीय सामर्थ्य है, बोरोन का क्लोराइड, एल्यूमिनियम का क्लोराइड, गैलियम का क्लोराइड बेटा। एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर बेटा कि ओवरऑल बात ये आ जाती है कि अगर मैं तुलना करूं बोरोन की, एल्यूमिनियम की बेटा, तो इसमें से छोटी साइज किसकी है? बोरोन की। और बोरोन की छोटी साइज होने के कारण बेटा उस पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी बेटा, आवेश घनत्व ज्यादा होगा बेटा। और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, आवेश घनत्व ज्यादा होगा, वो भी कौन सा? प्लस वाला। और प्लस वाला अगर ज्यादा है तो ऐसे में बेटा उसके इलेक्ट्रॉन को मांगने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसकी लुईस अम्लीय सामर्थ्य जो है बेटा AlCl3 से ज्यादा होती है। ये वाला पॉइंट भी एकदम सही है बेटा। तीसरा है, एक लिखा हुआ है CF2 और एक लिखा हुआ है CCl2 बेटा। एक्चुअली ये स्पीसीज, और आपको इसमें स्थायित्व की तुलना करनी है, वो भी जब ये डायमैग्नेटिक हो। समझाता हूं, देखो बेटा क्या केस है ये कि कार्बन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 में से 2 फ्लोरीन ने इधर बना लिए बेटा, 2 बंद, और ये 2 इलेक्ट्रॉन बाकी हैं। ठीक है, और अगर मैं बोलूं तो ये ऐसे समझना क्या बोल रहा हूं कि कार्बन दूसरे आवर्त का तत्व है, और दूसरे आवर्त का तत्व है तो कुल कक्षक 4 है। 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए बेटा, और 2 इसमें पेयर बचे रहेंगे, और एक बचा रहेगा कैसा? वैकेंट, रिक्त बचा हुआ रहेगा। ये इसकी कौन सी स्थिति है बेटा? डायामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को नहीं मिल रहा बेटा, तो इसमें अनुचुंबकत्व आएगा ही नहीं। ये CF2 की डायमैग्नेटिक स्पीसीज। CCl2 में भी बेटा सिमिलर कंडीशन, 2 तो क्लोरीन यहां चिपक जाएंगे, एक आ जाएगा लोन पेयर और एक आ जाएगा रिक्त कक्षक बेटा। ये भी इसकी कौन सी स्पीसीज? प्रतिचुंबकीय है। अब बेटा वास्तव में तुलना करनी है इन दोनों के स्थायित्व की। देखो बेटा होता क्या है कि यहां पर फ्लोरीन वाले केस में बेटा आसानी से इसमें होती है बैक बॉन्डिंग। भाई जो इसका रिक्त कक्षक है ना बेटा, कौन सा कक्षक? रिक्त कक्षक। थोड़ा सा इस ऑर्बिटल को मैं इधर बना दूं, ये लो भैया, ये आसानी से इसमें बैक बॉन्डिंग करता है। बैक बॉन्डिंग इसमें होती है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है, एनर्जी रिलीज होगी और स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहां भी रिक्त कक्षक है, बिल्कुल है बेटा। लोन पेयर भी है, बिल्कुल है बेटा। लेकिन मुझे बताइए बेटा कि क्या क्लोरीन की साइज फ्लोरीन से बड़ी है? बिल्कुल है बेटा। और ऐसे में बेटा मुझे बताइए यहां पर क्या इसकी तुलना में, जहां जैसे फ्लोरीन यहाँ अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर रहा है, क्या क्लोरीन वाली बैक बॉन्डिंग भी उतनी अच्छी होगी कि नेग्लिजिबल होगी बेटा? यहाँ बैक बॉन्डिंग जो है वो कैसी होगी? नगण्य होगी बेटा। या मैं कहूं कि इसकी तुलना में कम होगी। नगण्य भी ना बोलो तो क्या बोलोगे कि यहाँ बैक बॉन्डिंग जो है बेटा ओवरऑल किसकी तुलना में बेटा? CF2 की तुलना में कम होगी, ना के बराबर होगी, कम होगी बेटा। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, इंटरेक्शन ज्यादा हो रही है बेटा, ऐसे में इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी। CF2 डायमैग्नेटिक जो है, CCl2 डायमैग्नेटिक की तुलना में ज्यादा स्टेबल रहेगा। क्लियर है स्थिति बेटा? यहाँ पर चलू मैं आगे बेटा। यही दिया हुआ है स्थायित्व में कि डायमैग्नेटिक CF2 की स्थायित्व CCl2 डायमैग्नेटिक से ज्यादा होता है। एकदम सही है पॉइंट बेटा। नेक्स्ट क्या है?
डाई मिथाइल ऑक्साइड और डाई सिलाइल ऑक्साइड, इसमें बंध कोण अल्फा और इसमें बंध कोण बीटा, ये वाला ज्यादा दिया गया है। समझना होता क्या है कि भाई ऑक्सीजन के बेटा संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कार्बन की क्या चारों डब्बे पूरे हो गए, चारों कक्षक भरे गए बेटा, 3 हाइड्रोजन के साथ और 1 इधर, तो इसके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध नहीं है। तो क्या रहेगा ये रहेगा Ab2L2 ऑक्सीजन के लिए बेटा। यहां अगर देखा जाए तो मुझे बताइए बेटा, क्या सिलिकॉन के पास रिक्त कक्षक है? बिल्कुल होता है बेटा। और सिलिकॉन के पास अगर रिक्त कक्षक है तो यहाँ बेटा बैक बॉन्डिंग होगी, यानी एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया, तो इसके लिए क्या बचेगा बेटा Ab2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो वही 2 रहेंगे बेटा, यहाँ भी 2 ही है, ये जो बना वो कैसा बना, पाई बना बेटा, तो सिग्मा तो 2 ही रहेंगे, लेकिन एक लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में चला गया तो कितना लोन पेयर बचा, एक लोन पेयर बचा। और बेटा ऐसे में इसका एंगल जो होता है बेटा वो sp2 वाली कैटेगरी में जा रहा है, और इसका एंगल किस कैटेगरी में आ रहा है बेटा, sp3 की कैटेगरी में। बताइएगा कौन सा एंगल ज्यादा होना चाहिए, क्या ये वाला एंगल ज्यादा होना चाहिए था क्या बेटा? भाई यहाँ पर बेटा और पाई करेक्टर भी ज्यादा आ रहे हैं, बैक बॉन्डिंग की वजह से लोन पेयर चला गया, लोन पेयर कम हो गया, तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और होता भी है वास्तव में बेटा। डाइसिलाइल ऑक्साइड का जो बॉन्ड एंगल है बेटा वो डाई मिथाइल ऑक्साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है, जबकि इसमें कम दिया गया है। दैट मींस ये वाला जो ऑर्डर है ये एकदम इसमें गलत ऑर्डर है बेटा। क्लियर है बेटा ये आप लोगों को? नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसके बाद में टॉपिक आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्मन प्रभाव। इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा खासकर मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर दूं कि ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेटा। खासकर इसका जो उपयोग है ना बेटा वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए आता है, पी ब्लॉक के तत्वों के लिए आता है बेटा। इसका कारण भी मैं आपको समझाऊंगा, रटना नहीं है। होता क्या है देखिए बेटा कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं यहां पर, अभी आपको नहीं लिखना है, थोड़ा रुकने के बाद लिखोगे आप। और भी इससे पहले आते हैं जिंक, मैं बोलूं तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक बेटा, कैडमियम तक, मरकरी तक बेटा। यहां इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, डी में। और एक क्रम पढ़ा था अपन ने, सिग्मा का क्रम, परिरक्षण प्रभाव का क्रम, एस से कम, पी से कम, डी से कम, एफ बेटा। होता ये है कि इससे पहले तक के तत्वों में बेटा, इससे पहले तत्व, इससे पहले के मैं कहूं पी ब्लॉक के यहां तक के जो तत्व होते हैं ना बेटा, तीसरे आवर्तक के जो तत्व होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन या तो एस में एंटर करता है या पी में एंटर करता है, डी में एंटर करता ही यहीं पर है। और डी का परिरक्षण प्रभाव बेटा एस और पी की तुलना में क्या है, कम है। अब अगर सिग्मा कम होगा तो बेटा एक पढ़ा अपन ने प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड, अगर सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव, प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा। प्रभावी नाभिकीय आवेश अगर ज्यादा है दैट मींस बेटा नेट अट्रैक्शन, कुल आकर्षण क्या है, ज्यादा है बेटा, कुल आकर्षण क्या है, ज्यादा। यहां पर बेटा मुझे बताइएगा कि आप 14 लेंथेनॉइड्स आते हैं क्या बेटा, और उनमें इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, 4f में बेटा। कहां एंटर करता है, 4f में एंटर करता है। और f का सिग्मा तो d से भी कम है बेटा, और सिग्मा और भी कम तो जेड इफेक्टिव और भी ज्यादा, तो अट्रैक्शन और भी ज्यादा। अब आकर्षण होने से क्या होगा समझना कि ये जो नीचे वाले मेंबर है, ये जो नीचे वाले मेंबर है, हर एक ग्रुप में जो ये नीचे वाले मेंबर है बेटा, वहां तक जाते जाते ये आकर्षण बहुत डोमिनेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो डी का परिरक्षण प्रभाव कम हो गया, फिर एफ का परिरक्षण प्रभाव कम हो गया बेटा, और डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव कम होने के कारण, सिग्मा कम होने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, आकर्षण प्रभावी हो जाता है। अब उससे क्या होगा समझना कि ये नाभिक, मुझे बताइए बेटा कि क्या इनके संयोजी कोष का विन्यास थोड़ा बहुत ध्यान है आपको, इसका क्या होता है, NH2NP1,
NH2NP2 NH2NP3। अभी मत लिखना, थोड़ा बाद में लिखना बेटा, अभी मैं इसको दोबारा बनाऊंगा। मान लो इसके संयोजी कोष का विन्यास था NH2NP1। संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स इसको 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से देने चाहिए। तो इसकी समूह ऑक्सीकरण अवस्था जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? +3। इसकी समूह ऑक्सीकरण अवस्था 2 और 2 +4। इसकी समूह ऑक्सीकरण अवस्था +5 बेटा, ये होनी चाहिए। सभी के NS में 2 इलेक्ट्रॉन है, NP में किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3, आगे 4 5 6 तक आ जाते हैं बेटा। लेकिन NS में तो परमानेंट कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 बेटा। एक और आपको मैंने बताया था ऑर्डर, भेदन क्षमता का क्रम भूल गए होगे, याद दिलाता हूं बेटा। भेदन क्षमता का क्रम था बेटा SPDF। यानी अगर बेटा मुख्य क्वांटम संख्या n का मान समान हो तो वास्तव में बेटा परमाणु में भेदन करते हुए कौन सा उपकोष नाभिक के सबसे पास है? सबसे पास में होता है S वाला बेटा। भेदन क्षमता से मतलब यहां पर यह है कि कोई भी उपकोष परमाणु में भेदन करते हुए नाभिक के कितने पास चला गया तो उसकी भेदन क्षमता है। तो सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है बेटा? S की होती है। अगर वास्तव में मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान हो तो फिर बेटा S सबसे पास होता है। अब देखिए क्या हुआ कि इन नीचे वाले मेंबर के लिए मैंने क्या बताया कि क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन D में और F में एंटर करना शुरू कर देता है बेटा, D और F में एंटर करता है, उनका सिग्मा कम है, सिग्मा कम होने के कारण जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, तो आकर्षण बढ़ जाता है। अब आकर्षण भी बेटा मुझे बताइए S पर ज्यादा बढ़ेगा कि P पर? S पर ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि S और P में से ज्यादा पास कौन होता है? S ज्यादा पास होता है बेटा, तो S पर आकर्षण ज्यादा लगेगा। और S पर आकर्षण ज्यादा लगेगा तो S के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इन पर आकर्षण ज्यादा हो गया। आकर्षण ज्यादा हो गया बेटा, तो ऐसे में ये रिएक्शन में भाग लेने के लिए जब उत्तेजित अवस्था में जाते हैं, रिएक्शन में भाग लेने के लिए कहां जाते हैं? उत्तेजित अवस्था में। लेकिन क्योंकि इन पर आकर्षण ज्यादा हो गया तो ये उत्तेजित अवस्था में जाने के लिए ज्यादा ऊर्जा मांगने लग गए, ज्यादा एनर्जी की डिमांड करने लग गए। क्यों? क्योंकि इन पर आकर्षण ज्यादा हो गया और इतनी ऊर्जा आसानी से मिलती नहीं है। और इतनी ऊर्जा आसानी से अगर नहीं मिलेगी तो NS के दोनों इलेक्ट्रॉन काम करने से बंद कर देंगे, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। नहीं कर रहे दैट मींस कैसे हो गए? इनर्ट, अक्रिय हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या बोल दिया? युग्म। और ओवरऑल नाम क्या दे दिया? अक्रिय युग्मन प्रभाव। अरे बात समझ आई क्या आपको? वास्तव में अक्रिय युग्मन प्रभाव में किसके इलेक्ट्रॉन अक्रिय होते हैं? S के बेटा। NS के इलेक्ट्रॉन अक्रिय हो जाते हैं। क्यों अक्रिय हो जाते हैं? क्योंकि उस पर आकर्षण ज्यादा हो गया। आकर्षण ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा हो गया। प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि D और F का सिग्मा कम था और इनमें इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है? D और F में एंटर करता है, जिसका सिग्मा कम रह गया। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया बेटा। आकर्षण ज्यादा हो गया, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, S के इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेने से मना कर रहे हैं या मैं कहूं ज्यादा एनर्जी की मांग कर रहे हैं, तो बेटा इनको इतनी एनर्जी मिलती नहीं है तो ये भाग नहीं ले पाएंगे। किसके इलेक्ट्रॉन? S के इलेक्ट्रॉन। और S के इलेक्ट्रॉन अगर भाग नहीं ले पा रहे, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर भाग नहीं लेंगे तो P के हिसाब से सिर्फ कितना बनेगा? +1। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे तो P के हिसाब से सिर्फ कितना बनेगा? +2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे तो P के हिसाब से सिर्फ कितना बनेगा? +3। तो इसकी समूह ऑक्सीकरण अवस्था थी +3, लेकिन इसके लिए ज्यादा स्थायी कौन सी है? +1 थैलियम के लिए। इसकी समूह ऑक्सीकरण अवस्था थी +4, लेकिन Pb रेड के लिए ज्यादा स्थायी कौन सी देखी गई? +2। क्या इसकी तुलना में 2 यूनिट का फर्क है क्या? भाई 4 की बजाय 2, 3 की बजाय 1 और 5 की बजाय 3, 2-2 यूनिट का फर्क है बेटा। कितनी का? 2 यूनिट का। होना भी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि S के 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे रिएक्शन में। अरे बात समझ आई क्या? अब सुनो वापस से। अक्रिय युग्मन प्रभाव में रियल में होता क्या है? होता यह है कि P ब्लॉक के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर, आराम से सुन लेना बेटा, लिखा हुआ है, सब मिलेगा आपको इसमें।
अभी सिर्फ समझो, ये भी मैं दोबारा बनाऊंगा। पी ब्लॉक के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर समूह ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में, समूह ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में 2 इकाई कम, 2 यूनिट कम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। ये +3 हायर स्टेट +1 लोअर स्टेट, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। और कितनी निम्न? ग्रुप की तुलना में 2 का फर्क होना चाहिए। उसका कारण क्या है कि इन तत्वों के लिए एस के इलेक्ट्रॉन जो है वो रिएक्शन में भाग नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्यादा एनर्जी मांग ली। क्यों मांग ली ज्यादा? क्योंकि उन पर आकर्षण ज्यादा है, और आकर्षण ज्यादा होने का कारण क्या है? सिग्मा का कम होना। यहाँ इलेक्ट्रॉन डी और एफ में एंटर कर रहा था, उनका सिग्मा कम था, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया, आकर्षण ज्यादा हो गया। तो क्या पी पर फर्क नहीं पड़ा? तुलनात्मक रूप से कम फर्क पड़ा। क्यों? क्योंकि बेटा एस और पी में से ज्यादा पास कौन होता है? एस ज्यादा पास होता है, इसलिए एस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, पी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कुछ आया क्या समझ में बेटा आप लोगों को? आता हूं मैं इस पॉइंट पे। पहले कुछ थ्योरेटिकल बातें इसकी देख ले अपन। अक्रिय युग्मन प्रभाव, इनर पे इफेक्ट पी ब्लॉक पर एप्लीकेबल होगा। क्या लिखा हुआ देखो, पी ब्लॉक तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, यहां लिख देता हूं, समूह ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में, किसकी तुलना में? समूह ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में। जैसे बोरोन फॉर्मली की समूह ऑक्सीकरण अवस्था थी +3, तो उसकी तुलना में +1। कार्बन की समूह ऑक्सीकरण अवस्था थी +4, तो उसकी तुलना में +2। क्या लिखा? वापस पढ़ो। पी ब्लॉक तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर समूह ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में निम्न, कितनी निम्न? 2 यूनिट, 2 इकाई का फर्क होगा। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, जिसे अक्रिय युग्मन प्रभाव कहते हैं। और इसका कारण क्या है? आराम से देखो, वर्ग में नीचे की ओर BVEC-F कक्षकों के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, सिग्मा क्या है? परिरक्षण प्रभाव बेटा। दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जो NS के इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से बांधे रखता है। और NS के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे। किसके? NS के। कितने इलेक्ट्रॉन उसमें? 2, तो 2 का ही तो फर्क आता है बेटा इसमें। क्या स्थिति समझ आई कि पी ब्लॉक के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर समूह ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, जिसे अक्रिय युग्मन प्रभाव कह देते हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वर्ग में नीचे जाने पर डी और एफ में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा बेटा, और डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव कम है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाएगा और एस के इलेक्ट्रॉनों को वो मजबूती से बांध के रखेगा, तो एस के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे। इसी को, ये जो लाइन लिखी हुई है, इसी को बेटा बोलने का एक तरीका और है। क्या तरीका है? देखिए इधर बेटा, क्या कि पी ब्लॉक में नीचे के तत्वों के लिए एस के इलेक्ट्रॉनों को, किसके बेटा? एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित करने के लिए, समझाता हूं, रटो मत, कि भैया ये ऊपर जाते अयुग्मित होते तभी तो रिएक्शन में भाग लेते। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये अयुग्मित होने के लिए या उच्च अवस्था में जाने के लिए ज्यादा एनर्जी मांगने लग गए, और वो एनर्जी इसको आसानी से अवेलेबल नहीं होती। समझना, जैसे मैं बात करूं PbI4 की बेटा, PbI4 में होगा क्या कि बेटा Pb और I के बीच में जब बंध बनेगा तो बंध बनने से एनर्जी रिलीज होगी। एक और बंध बना, एनर्जी रिलीज हुई बेटा, एक और बंध बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, एक और बंध बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन यहाँ बंध बनने में इतनी एनर्जी रिलीज नहीं मिल पाती, इसको इतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती कि वो इस एस के इलेक्ट्रॉनों को, इस एस के इलेक्ट्रॉनों को उत्तेजित अवस्था में भेज सके। तो क्या लाइन लिखी हुई है बेटा एनसीईआरटी में? वापस पढ़िए कि पी ब्लॉक में नीचे के तत्वों के लिए
एस कक्षक के इलेक्ट्रॉनों को अयुग्मित करने के लिए उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उन पर आकर्षण बढ़ गया, जो बंध निर्माण से संतुलित नहीं हो पाती। अगर बंध निर्माण होकर वो ऊर्जा संतुलित हो जाती तब तो फिर भी उत्तेजित अवस्था में हो जा सकता था, लेकिन बंध निर्माण में इतनी ऊर्जा रिलीज नहीं हुई वहां पर कि वो इनको स्थायित्व प्रदान कर सके। अब बेटा सारी रामायण का फाइनल पॉइंट क्या आएगा? फाइनल पॉइंट ये आएगा कि अक्रिय युग्मन प्रभाव मतलब एस के इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले रहे। कौन से तत्वों के लिए? हर वर्ग में, पी ब्लॉक के हर वर्ग में नीचे वाले तत्वों के लिए एस के इलेक्ट्रॉन अगर भाग नहीं लेंगे तो 2 ऑक्सीकरण अवस्था का फर्क पड़ेगा। तो नीचे वाले तत्वों के लिए 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता चला जाता है। एस के इलेक्ट्रॉन भाग क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डी और एफ में एंटर करता है। डी और एफ का परिरक्षण प्रभाव कम है, सिग्मा कम है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, प्रभावी नाभिक आवेश ज्यादा है। ऐसे में एस के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बढ़ गया। एस पर ही क्यों बढ़ा ज्यादा? क्योंकि एस और पी में से ज्यादा पास कौन होता है? एस ज्यादा पास होता है, तो एस के दोनों इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे और 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ जाएगा। क्या स्थिति क्लियर हुई बेटा आप लोगों को? कुछ तो समझ आया होगा बेटा आपको। अब इसको मैं कैसे लिख दूं? बोला था ना दोबारा लिखूंगा। विन्यास NS2NP1 NS2NP2 NS2NP3 NS2NP4। तो इनकी समूह ऑक्सीकरण अवस्था क्या होनी चाहिए? इसकी +3, इसकी +4, इसकी +5 और इसकी +6। ये इनकी समूह ऑक्सीकरण अवस्था बेटा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देख के बताया। लेकिन बेटा यहां पर मुझे बताइए, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन संक्रमण संकुचन आया, यहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेटा मैं कहूं तो बेटा लेंथेनॉइड संकुचन आया। और इस संकुचन की वजह से क्या मैं बोलूंगा? देखो बेटा क्या लिखूंगा कि डी व एफ में इलेक्ट्रॉन का सिग्मा कम है, तो प्रभावी नाभिक के आवेश मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। ये नाभिक मान लीजिए, ये NS के इलेक्ट्रॉन और ये किसके इलेक्ट्रॉन? NP के। NS में परमानेंट कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और NP में वेरी कर रहे हैं बेटा। ज्यादा आकर्षण किस पे लगेगा बेटा? S के इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा आकर्षण लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे? इनर्ट हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, तो नाम क्या हो गया? इनर्ट पेयर इफेक्ट बेटा। अरे समझे क्या? तो इसके लिए बेटा अगर S के 2 इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेंगे तो P में सिर्फ एक ही बचा, तो थैलियम के लिए +1 देखा जाएगा, +4 की जगह +2 देखा जाएगा, +5 की जगह +3 देखा जाएगा। अरे क्या स्थिति समझ आई क्या बेटा आप लोगों को? पोलोनियम के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बेटा रेडियो एक्टिविटी की रेंज में आ जाता है वो। अब बात आएगी किसकी? तुलना की बेटा। ओवरऑल रिजल्ट ये आया कि जो ऊपर वाले तत्व हैं उनकी उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी, ऊपर वाले तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी और नीचे वाले तत्वों की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी। याद रह पाएगा बेटा? क्या ट्रिक लिख दूं मैं इधर? ऊपर वाले की उच्च स्थायी और नीचे वाले की
निम्न स्थायी। क्या याद रख पाओगे बेटा कि ऊपर वाले तत्वों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी और नीचे वाले तत्वों की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी। कारण आपको समझा दिया। कितनी निम्न? दो का फर्क चलता है बेटा। अगर मैं इनमें तुलना के लिए लिखूं +3 +1 +3 +1 +3, यहां +4 और +2 में तुलना, +4 +2 +4 +2 +4 +2 और +4 +2 बेटा, इस तरह से तुलना। तो होता क्या है इसमें कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्था इसमें से कौन सी है? +3, और निम्न ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है? +1। मैंने क्या बोला कि ऊपर वालों के लिए उच्च अवस्था स्थायी और नीचे वालों के लिए निम्न अवस्था स्थायी, और ऊपर से नीचे जाने पर निम्न की स्थायित्व बढ़ता है। किसका स्थायित्व बढ़ता है? निम्न का। किसका स्थायित्व बढ़ता है? निम्न का। ऊपर से नीचे जाने पर मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपसे स्थायित्व का क्रम पूछा गया, बोरोन का +3, बता सकते हो क्या बेटा आप? मैंने क्या बोला कि ऊपर वालों के लिए उच्च स्थायी और नीचे वालों के लिए निम्न का स्थायित्व बढ़ता है। तो बेटा उच्च इसमें +3 है और निम्न है +1। ऊपर से नीचे निम्न का स्थायित्व बढ़ता है, तो +1 का स्थायित्व ऊपर से नीचे बढ़ता है, और +3 का स्थायित्व किसके लिए ज्यादा है? ऊपर वालों के लिए ज्यादा। तो क्या कंडीशन आ जाएगी बेटा कि स्थायित्व +3 में तो ये रहेगा और +1 में ये रहेगा। क्या समझेगा थोड़ा बहुत बेटा? कार्बन फैमिली की अगर अपन बात करें बेटा, क्या बता सकते हो क्या बेटा? उच्च वाली कौन सी है? +4, और निम्न वाली कौन सी है? +2। तो उच्च वाली के लिए स्थायित्व कौन से में ज्यादा होगा? ऊपर वालों के लिए। और निम्न वाली में स्थायित्व किसके लिए ज्यादा? नीचे वालों के लिए। क्या स्थिति समझ आई क्या बेटा? ऐसे ही अगर अपन बात करें 15वें ग्रुप की, तो +5 का स्थायित्व, +5 का स्थायित्व बेटा किस में ज्यादा होगा? नाइट्रोजन वाले में। और +3 का स्थायित्व बिस्मिथ में ज्यादा होगा। अभी भी नहीं आया क्या समझ में? अरे भाई अब तो बोल दो बेटा कि अगर मैं बात करूं सॉरी आप लोग साइड में नीचे यहाँ लिख लेना बेटा। इनमें स्थायित्व का क्रम बताओ बेटा क्या रहेगा? +5 का स्थायित्व का क्रम तो ये होगा और +3 के स्थायित्व का क्रम ये रहेगा। अब तो याद रह पाएगा कि समूह ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में दो कम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ऊपर से नीचे बढ़ता है। नीचे वालों के लिए निम्न अवस्था स्थायी और ऊपर वालों के लिए उच्च अवस्था स्थायी। क्लियर है बेटा यहां तक की बात? अब एक पॉइंट और आता है इसमें। मैंने बोला कि बोरोन के लिए बोरोन फैमिली के लिए +3 का स्थायित्व ऊपर वालों के लिए ज्यादा है और +1 का स्थायित्व नीचे वालों के लिए। यानी ऊपर से नीचे जाने पर +1 का स्थायित्व बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने पर +3 का स्थायित्व बढ़ता है। लेकिन एक रेंज भी तो होगी कोई ना कोई। क्या रेंज में बोलना चाह रहा हूं समझना। ये तुलनात्मक स्टडी है बेटा, सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन है। समझना कि बोरोन का +3 मैंने ज्यादा स्थायित्व होता है। मान लो कि इसका 90 है हिस्सा
और इसका कितना है 10। +3 का स्थायित्व ऊपर वालों के लिए ज्यादा और नीचे के लिए कम होता है ना। और +1 का स्थायित्व ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है। अरे समझे क्या बेटा? अब मुझे बताइए कि +3 का स्थायित्व ऊपर से नीचे कम हो रहा है और +1 का स्थायित्व ऊपर से नीचे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मैं बेटा बात करूं, तुलना करूं किसकी, बोरोन +3 और बोरोन +1, तो ज्यादा स्थायी कौन? +3 +3 +3 +3 और यहां +1। दैट मीन्स क्या कि इनमें से बोरोन का +3, बोरोन का +1 ज्यादा स्थायी +3, ज्यादा स्थायी +3, ज्यादा स्थायी +3, ज्यादा स्थायी +3 और इसमें ज्यादा +1। यानी यहां तक अभी भी डोमिनेंटली स्थायित्व किसका ज्यादा है? +3 का, और इसमें +1 का आ गया। बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से इनमें तो बेटा +4 ज्यादा स्थायी होता है अभी भी। अरे ऊपर से नीचे +4 का स्थायित्व कम होता है और +2 का स्थायित्व बढ़ता है। लेकिन जैसे ये वाली मैंने तुलना की ना बेटा, इस तुलना में इनमें चारों में अभी भी +4 ज्यादा स्थायी होता है और इसके लिए बेटा +2 ज्यादा स्थायी हो जाता है। यानी टिन के लिए +4 और +2 में से ज्यादा स्थायी अभी भी कौन है? +4। कौन है बेटा? +4। कार्बन के लिए +4 और +2 में से ज्यादा स्थायी कौन है? +4। और पीबी के लिए +4 और +2 में से ज्यादा स्थायी कौन है? +2। थैलियम के लिए +3 +1 में से ज्यादा स्थायी कौन है? +1। कुछ समझे क्या? बिस्मिथ के लिए +5 और +3 में से ज्यादा स्थायी कौन है? +3 बेटा। इन लास्ट मेंबर के लिए तो प्रॉब्लम आएगी मान के चलो, इनमें तो 2 कम वाला ही ज्यादा स्थायी होगा बेटा। इसकी ग्रुप ऑक्सीकरण अवस्था +6 है और 2 कम +4 है। ऊपर वालों के लिए उच्च स्थायी, इसका +6 ज्यादा स्थायी होता है। इसके लिए बेटा +6 +4 और +2 की कैटेगरी भी इसमें देखने को मिलती है, और भी कम वाली भी दिखती है। और इवन इसमें +4 से भी ज्यादा स्थायी कौन सा होता है? +2 और भी ज्यादा स्थायी होता है टेलुरियम में बेटा। आईपी वगैरह के फैक्टर से आ जाता है वो। टेलुरियम में +2 का स्थायित्व +4 से भी ज्यादा है। तो फाइनल रिजल्ट क्या दिमाग में रखना है बेटा? रिजल्ट ये कि पी ब्लॉक के तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर समूह ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में 2 कम ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है। नीचे वालों के लिए निम्न अवस्था स्थायी और ऊपर वालों के लिए उच्च अवस्था स्थायी। फिर बोरोन फैमिली में ऊपर से नीचे +1 का स्थायित्व बढ़ता है और +3 का स्थायित्व कम होता है, लेकिन अभी भी इंडियम तक ओवरऑल ज्यादा स्थायी कौन है? +3। ये वैल्यू बेस्ड कंडीशन है बेटा। यहां में टिन तक ज्यादा स्थायी अभी भी कौन है? +4, लेकिन पीबी का +2 ज्यादा स्थायी हो जाता है। क्या ये स्थिति क्लियर है बेटा आप लोगों को? जवाब दो भाई कि टिन का +4 ज्यादा स्थायी कि +2? टिन का +4 ज्यादा स्थायी है। पीबी का +4 स्थायी है कि +2 ज्यादा स्थायी है। थैलियम का +3 स्थायी है कि +1? इसका बेटा +1 जो है वो ज्यादा स्थायी है। क्या ये स्थिति आपको क्लियर है बेटा? स्थायित्व के ये वाले क्रम आपको समझ आए बेटा? अब कंडीशन क्या है इसमें बेटा? बनते हैं इसमें कुछ सवाल, और सवाल जो बनेंगे बेटा उन सवालों को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहूंगा। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन प्रोसेस है, A का +4 B का +2, A का +2 बना और B का +4 बना। मुझे बताइए कि बेटा यहां पर क्या हुआ है? +4 से +2 ये हुआ है अपचयन, और ये क्या हुआ है? ऑक्सीकरण। और बेटा जिसका अपचयन हुआ वो क्या होता है? ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है यहाँ? A का +4 इलेक्ट्रॉन खा रहा है ये बेटा। 4 थे, 4 की कमी थी, +4 था मतलब 4 की कमी थी, और अब +2 है, सिर्फ 2 की कमी है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खा लिए इसने। अपचायक कौन है? अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पर बेटा? B+2।
अरे भैया 2 की कमी थी और अब 4 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई बेटा, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। समझे क्या स्थिति बेटा? क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कि पीबी की मैं बात करूं, +4 अवस्था में मान लो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले चिल्ला चिल्ला के आपको समझाया कि ओवरऑल पीबी का +4 ज्यादा स्थायी है कि +2? +2। तो अगर पीबी का +2 ज्यादा स्थायी है तो क्या ये बेटा +2 में बदलना चाहेगा? बिल्कुल बदलना चाहेगा। और अगर ये पीबी +2 में बदलना चाहेगा, कैसे बदले? कैसे बदले? क्या फर्क है? इलेक्ट्रॉनों का फर्क है। क्या किया इसने? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए बेटा इसने। अगर +4 से +2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए, और इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाला क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मींस Pb+4 जो है एक ऑक्सीकारक का काम करता है। किसका काम करता है? ऑक्सीकारक का काम करता है बेटा। उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, क्योंकि उसके लिए +2 ज्यादा स्थायी है, और अगर कोई उसे इलेक्ट्रॉन देने वाला मिला तो वो बिल्कुल Pb+2 में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा। क्लियर है यहां तक की बात बेटा? अब सवाल कैसे बनते हैं वो देखिए बेटा। सत्य और असत्य आपको बताना है, ट्रू और फॉल्स बेटा। ट्रू के लिए मैं टी काम में लूंगा, फॉल्स के लिए एफ काम में लूंगा। पहला सवाल है, PbO2 एक ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर सकता है, सही या गलत? मत रटो, एक का एक मैं आपको समझाऊंगा। यहां Pb की ऑक्सीकरण अवस्था है +4। मैं लिख लेता हूं कार्बन फैमिली। एग्जाम में कैसे अप्रोच करनी है वो सीखना ना बेटा। काशी गए शंकर प्रभु। कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NH2 यानी संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कायदे से +4 होना चाहिए था। लेकिन इसके लिए बेटा S वाले इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले पाएंगे, तो बेटा सिर्फ 2 बचे +2, यानी Pb के लिए ज्यादा स्थायी कौन है? +2। क्या ये स्टेप कर पाओगे बेटा? यानी स्थायित्व की अगर मैं बात करूं तो बेटा Pb+4 से ज्यादा स्थायी कौन है? Pb+2 बेटा, है कि नहीं? अब यहां पर है Pb का +4, क्या वो बेटा +2 में बदलना चाहता है? बिल्कुल बदलना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्थायी है बेटा। कैसे बदलेगा? इलेक्ट्रॉन खाके की देके, इलेक्ट्रॉन खाके कैसे पता लगा? 4 की कमी थी, अब सिर्फ 2 की कमी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खाए बेटा इसने, और 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा अगर, तो ये किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो पहला सही या गलत? एकदम सही है बेटा, ये एक ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार प्रदर्शित कर सकता है। दूसरा, SnCl2 एक अपचायक की भांति कार्य कर सकता है। फिर समझिए, मत रटिए बेटा। भाई ऊपर से नीचे +2 का स्थायित्व बढ़ता है इसके अंदर, और ऊपर वालों के लिए +4 स्थायी होता है। लेकिन मैंने एक ओवरऑल कैटेगरी क्या बताई कि टिन का +4 जो है उसके +2 से ज्यादा स्थायी होता है। देखो इधर बेटा, टिन का +4 उसके +2 से ज्यादा स्थायी, मैंने आपको बताया बेटा। टिन का जो +4 है वो +2 की तुलना में ज्यादा स्थायी बताया आपको। तो आ जाइए इधर बेटा, अब देखो पूरा समझो। मैंने क्या बोला कि टिन के +4 और +2 में ज्यादा स्थायी कौन? +4। यानी टिन का जो +2 है, ये यहाँ +2 है बेटा। क्या वो +4 में बदलना चाहेगा? बिल्कुल बदलना चाहेगा। किस खुशी में? स्थायित्व की खुशी में बेटा। कैसे बदलेगा? इलेक्ट्रॉन देके कि खाके? जवाब दो। +2 मतलब 2 की कमी थी, और अगर इसमें बदला तो 4 की कमी रह गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और चले गए। 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी और को दे दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए तो ये किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, अपचायक का काम करेगा। वास्तव में SnCl2 एक अपचायक का काम कर सकता है। एक अच्छा अपचायक ही होता है बेटा, HgCl2 हो, उसे आपने SnCl2 अगर दिया तो वो बेटा HgCl2 में बदल जाता है। ये +2 से +1 में आ जाता है, और इसका आपको मिलता है व्हाइट कलर बेटा। कैसा कलर? व्हाइट कलर। अगर SnCl2 एक्सेस में लिया हुआ है और आपने लिया तो वो इसको और अपचयित करेगा, +1 से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में ले आएगा, और इसका फाइनली कैसा कलर मिलेगा? ब्लैक कलर मिलेगा।
HgCl2 का जब आप SnCl2 से रिएक्शन करवाते हो तो इनिशियली वो व्हाइट कलर देता है, +2 से +1 में आ जाता है बेटा। और ज्यादा अपचयन करवाओगे तो ये +1 अवस्था से 0 ऑक्सीकरण अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा भी एकदम सही है। तीसरा क्या लिखा हुआ है कि SO2 एक अपचायक जबकि TeO2 एक ऑक्सीकारक का कार्य कर सकता है। फिर समझिए बेटा, मुझे बताइए, ये रहा, क्या बोला कि सल्फर के लिए उच्च वाला मेंबर है ना बेटा, ऊपर वाले के लिए उच्च अवस्था स्थायी +6 ज्यादा स्थायी है। SO2 है आपके पास जिसमें सल्फर की अवस्था कौन सी है, +4। वो किस में बदलना चाहता है, +6 में। क्यों? क्योंकि उसके लिए ज्यादा स्थायी कौन सी है, +6 ज्यादा स्थायी है। SO2 +4 में है, +6 में वो बदलना चाहता है क्योंकि +6 ज्यादा स्थायी है। कैसे बदलेगा, इलेक्ट्रॉन खाके की देके? अरे जवाब दो भाई। +4 मतलब 4 की कमी थी, +6 मतलब 6 की कमी हो गई, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, किसी को और दे दिए। और इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक बेटा। वास्तव में SO2 एक अपचायक का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। TeO2 टेलुरियम यहाँ किस अवस्था में, +4 में। और मैंने क्या बोला कि टेलुरियम का +2 जो है वो IP के कारणों से बेटा +2 का स्थायित्व +4 से भी ज्यादा होता है। और ऐसे में अगर +4 +2 में बदलेगा तो इलेक्ट्रॉन खा रहा है कि दे रहा है, खा रहा है। अभी 4 की कमी थी, अब सिर्फ 2 की कमी है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन खा गया। और खाने वाला क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। तो ये SO2 एक अपचायक और TeO2 एक ऑक्सीकारक का काम कर सकता है। ये पॉइंट भी एकदम बेटा सही है, गलत, बिल्कुल सही है बेटा। ये जाएगा +4 से +6 में, और ये जाएगा +4 से +2 में बेटा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और वो इलेक्ट्रॉन खाएगा। देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, खाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उष्मा गति की स्थायित्व, मैं इतनी देर से तो चिल्ला रहा हूं ना बेटा, बार बार स्थायित्व स्थायित्व स्थायित्व, ये सब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात चल रही है। उष्मा गति की स्थायित्व की बात चल रही है। खासकर आप केमिस्ट्री में जब भी स्थायित्व की बात करते हो ना बेटा, वो हमेशा एनर्जी को लेकर बात करते हो। और एनर्जी की बात किस में चलती है, थर्मोडायनेमिक्स में। तो कहीं पर अगर सिर्फ स्थायित्व लिखा हुआ है तो उसका बेसिक मीनिंग यही होता है कि वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, उष्मा गति की स्थायित्व की बात कर रहा है। उसको लेकर बहुत ज्यादा आपको इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जो मैं नॉर्मल स्थायित्व की बात कर रहा हूँ ना इतनी देर से, वो इसी स्थायित्व की बात है। तो देखो Pb का +4 है और यहाँ Pb का +2 है बेटा। बहुत देर से बोल रहा हूँ। ज्यादा स्थायित्व कौन है Pb में, Pb में +2 जो है ज्यादा स्थायी है। और इसमें किसको ज्यादा स्थायी बोल दिया, +4 को। तो सही की गलत, ये स्टेटमेंट एकदम इसका गलत हो गया। अरे समझ आया क्या भाई, क्लियर है यहाँ तक बेटा। नेक्स्ट है Pb +2 और Sn +2, दोनों का +2। फिर लिख लो, मत शर्माओ, जितना लिखोगे बार बार बेटा उतना सीखोगे। हाँ बेटा, स्थायित्व का क्रम बोलो। +4 में तो ये है और +2 में ये है। लेकिन ओवरऑल यहां तक अभी भी कौन ज्यादा स्थायी है, +4 और इसमें +2। क्लियर है बेटा। अब अपना सवाल आ जाता है पहला, 5वां नंबर का इसके अंदर बेटा। देखो कि Pb का +2 और Sn का +2, ये रहा। सवाल टू सवाल चलते हैं बेटा। Sn का +2 और Pb का +2, ज्यादा स्थायी कौन, Pb का +2। क्या वही दिया है, बिल्कुल वही दिया है, एकदम सही है, ट्रू, सत्य कथन है। अगला सवाल, Sn का +2 और Sn का +4, यहां से काम चल जाएगा, ऐसे लिख लिया करो एक बार। तो टिन का +4 और टिन का +2, ज्यादा स्थायी कौन बेटा, टिन के लिए +4 ज्यादा स्थायी है। और यहाँ +2 को ज्यादा स्थायी बता रखा है, एकदम गलत।
भाई टिन का +4 ज्यादा स्थायी है कि +2? +4 ज्यादा स्थायी है बेटा, वहां कम दिया हुआ है। अगर हेलोजन है तो ये कार्बन का +2 और ये कार्बन का +4। हाँ बेटा आ जाइए, कार्बन के +4 और +2 में ज्यादा स्थायी कौन है? +4 ज्यादा स्थायी है। और यहाँ भी किसका स्थायी ज्यादा दिया हुआ है? +4 का। सही की गलत? सही है बेटा। देखो ऐसे एक बार लिखते सारा काम हो गया अपना। कार्बन का +2 और जर्मेनियम का +2। आ जाओ इधर, मत देखो बेटा, रटो मत, सोल्व करो। कार्बन का +2 और जर्मेनियम का +2, किसका स्थायी ज्यादा बेटा? जर्मेनियम वाले का बेटा। तो ये भी एकदम सही है बेटा। टिन का +4 और पीबी का +4, दोनों ही +4 आ गए बेटा। ये देखो ये रहे, टिन का भी +4 और पीबी का भी। तो +4 में स्थायित्व किसका ज्यादा है? टिन वाले का ज्यादा है बेटा। +4 में किसका ज्यादा है? टिन वाले का, जबकि यहाँ पीबी वाले का दिया हुआ है। ये सही की गलत? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि +4 में टिन का स्थायित्व जो है वो पीबी +4 से ज्यादा है। कुछ आया समझ? नेक्स्ट है Pb+2 एक प्रबल अपचायक है। चलो चेक करते हैं। Pb+2 और एक Pb+4, इन दोनों में ज्यादा स्थायी कौन है? Pb का +2। अब अगर ये स्थायी है तो मुझे बताइए बेटा, जो स्पीसीज स्थायी होगी, जो स्पीसीज स्थायी है बेटा, क्या वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन लेने देने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? उसकी इलेक्ट्रॉन लेन देन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी कि कम होगी? जवाब दो। कम होगी बेटा। अरे यहाँ आपको Pb+2 ही लिखा हुआ है, और Pb की +2 अवस्था ऑलरेडी कैसी बताई मैंने? स्थायी बताई है। अरे Pb की +2 अवस्था कैसी है? स्थायी है। अरे जो स्थायी है वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ना ये अपचायक होगा ना ये ऑक्सीकारक होगा। जबकि इसको क्या बोला? अपचायक। एकदम गलत बेटा। अरे समझे क्या? दूसरा क्या लिखा हुआ है? Sn का +2। लगाओ दिमाग। मुझे बताइए कि Sn+2 और Sn+4 में स्थायी कौन? Sn का +4। यानी क्या ये इसमें बदलना चाहेगा? बिल्कुल बदलना चाहेगा। कैसे बदलेगा? इलेक्ट्रॉन खाके कि देके? इलेक्ट्रॉन देकर। अरे +2 से +4 जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देकर बदला ना बेटा। और इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन सा एजेंट होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचायक होता है। जबकि इसने क्या लिखा? ऑक्सीकारक। ये भी एकदम गलत है बेटा। एक एक आपको सोल्व करते हुए चलना है बेटा। अभी समय लगेगा लेकिन बाद में समय बचेगा बेटा। अगला सवाल है, PbI4 का स्थायित्व ही नहीं है। समझिएगा इसको बेटा। मैं लिख लूं यहां पर, ऑक्सीकारक क्षमता का एक क्रम वो था F2Cl2Br2 then I2। तो जो अपचायक क्षमता का क्रम होगा ये होगा बेटा इसका इनवर्स। और अपचायक को इलेक्ट्रॉन देना है, इसलिए मैंने माइनस स्पीसीज ले लिया। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है I- बेटा। बोरॉन फैमिली में सबसे नीचे थैलियम था, कार्बन फैमिली में लेड था, नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मिथ था, एक आयरन का +3 और एक कॉपर का +4, सॉरी +2। मुझे बताइए क्या थैलियम +3 स्टेबल था कि +1? Pb+4 था स्टेबल कि +2? Bi का +3 बेटा। इनका स्थायित्व तुलनात्मक रूप से तीनों का क्या था? ज्यादा था। यानी थैलियम +3 में रहना चाहता है कि +1 में बदलना चाहता है? बदलना चाहता है +1 में। कैसे बदलेगा? इलेक्ट्रॉन खाएगा। और इलेक्ट्रॉन खाने वाला कौन सा एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। लेकिन खाएगा किससे? जब सामने वाला इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो तभी तो खाएगा। और इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार कौन है? I-।
तो I माइनस एक रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक का काम करते हुए इसको +1 में बदलता है, Pb +4 को +2 में बदलता है, Bi +5 को +3 में बदलता है, जो मैंने समझा दिया। और इन दोनों को बेटा डी ब्लॉक में एक्सप्लेनेशन आता है कि को Fe+3 को +2 में बदलता है और कॉपर +2 को कॉपर +1 में बदलता है। I माइनस ये कन्वर्जन करता है बेटा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि PbI4 अगर है, समझते जाइए, Pb की ऑक्सीकरण अवस्था हो गई +4 और 4I माइनस इसके पास है, एक है +2, दोनों में से स्थायी कौन? +2। क्या इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए? चाहिए। ये पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए। किसने आवाज सुनी? I माइनस ने। उसने बोला चिल्ला मत, ले इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इसे एक इलेक्ट्रॉन मिला, इसने बोला एक और चाहिए, ये लो, +2 में बदल गया। हो गई तसल्ली इसके बेटा। अब I माइनस ने अगर इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके पास तो बचा ही नहीं, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? I2। कितने I माइनस बचे? 2 I माइनस बचे। बैलेंस करेंगे बेटा, +2 और 2 I माइनस क्या बना लेंगे बेटा? ये बना लेंगे PbI2। दैट मीन्स ओवरऑल क्या होता है कि PbI4 इस दुनिया में अस्तित्व नहीं है इसका। क्यों? क्योंकि घर में ही इलेक्ट्रॉन लेने वाला, घर में इलेक्ट्रॉन देने वाला, तो ये रुकेंगे नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन लेन देन होगा। और PbI4 अस्तित्व ना हो करके वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है PbI2 और I2 में। अरे समझे क्या बेटा? ऐसे ही कॉपर +2 अगर उसे I माइनस कहीं मिला तो वो तुरंत उसको किस में बदल देगा? कॉपर +1 में बदल देगा। इसको रुकने नहीं देगा बेटा। I माइनस इनमें से किसी स्पीशीज को नहीं रुकने देता। थैलियम +3 को +1 में, Pb +4 को +2 में, Bi +5 को +3 में, Fe+3 को +2 में और कॉपर +2 को +1 में कन्वर्ट करता है। अरे समझे क्या भाई? तो यहां पर मैं एक चीज ये लिखूंगा, और क्या कि PbI4 का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि Pb+4 को I माइनस अपचयित करके Pb+2 जो कि स्थायी है में परिवर्तित कर देता है। ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ यही इस बात के लिए बेटा सफिशिएंट नहीं है कि Pb+4 की बजाय Pb+2 स्थायी है। अरे ये इसमें बदलना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कब बदलेगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला साथ में हो, तब बदलेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि PbI4 का अस्तित्व नहीं है, पर PbF4 का अस्तित्व है, PbCl4 का है, PbBr4 का है, PbO2 का अस्तित्व है। क्या यहाँ Pb+4 में नहीं है? है, बिल्कुल है। क्या ये +2 में नहीं बदलना चाहता? बदलना चाहता है, इसकी बहुत इच्छा है कि ये +2 में बदल जाए, लेकिन F माइनस ने इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया कि मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। O-2 ने इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया। अरे समझे क्या भाई? तो PbI4 के अस्तित्व नहीं होने का कारण एक है कि दो Pb+4 की तुलना में Pb+2 का स्थायित्व ज्यादा होना, और साथ में I माइनस की इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति का होना। इन दोनों कारणों की वजह से इसका अस्तित्व नहीं है बेटा। PbF4 दुनिया में है, क्या Pb का +4 नहीं है? इस दुनिया में है, मजबूरी में। ये चाहता है कि मैं +2 में बदल जाऊं, पर कोई इसको इलेक्ट्रॉन दे तब ना। इसने इलेक्ट्रॉन देने से मना कर दिया, तो ये +4 में एग्जिस्ट करते हैं बेटा। आता हूं मैं, PbI4 का स्थायित्व नहीं है, एकदम सही एक्सप्लेन कर चुका। एज इट इज थैलियम भी अगर +3 अवस्था में, कौन सी अवस्था में बेटा? TlI3। अगर थैलियम +3 का है और 3 I माइनस है, ये +1 में बदलना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 2।
I2 और एक I माइनस इससे चिपक के क्या बना देगा बेटा? जवाब दो बेटा। TLI। ऐसे थैलियम प्लस 3 थैलियम TLI3 थैलियम प्लस 3 में इसका अस्तित्व इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अगर TLI3 किस फॉर्म में पाया जाए, Tl+1 और I3 माइनस, इस अवस्था में इसका अस्तित्व होता है। TLI3 दो तरह से हो सकता है, Tl प्लस का 3 और AI का माइनस। इस अवस्था में इसका स्थायित्व नहीं है क्योंकि यहाँ थैलियम का +3 है। लेकिन एक अवस्था इसकी ये भी हो सकती है जहां पर थैलियम का +1 और I3 माइनस है। I3 माइनस कैसे बना होगा कि I2 को I माइनस बेटा उप सहसंयोजी बंध बनाते हुए I3 माइनस में कन्वर्ट कर देता है। ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड, लुईस क्षार, लुईस अम्ल बेटा, और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तभी तो मैंने क्या लिखा, आपने गौर किया हो तो मैंने स्पेशली लिखा है कि थैलियम का TLI3 थैलियम +3 का स्थायित्व नहीं है। एकदम सही बात। क्या TLI3 इस दुनिया में किसी भी अवस्था में अस्तित्व में नहीं है? है। कौन सी अवस्था में? थैलियम +1 और I3 माइनस, उस अवस्था में इसका अस्तित्व होता है। लेकिन थैलियम +3 अवस्था में अस्तित्व नहीं होता। डरिए नहीं। एनसीईआरटी में जो TLI3 डिस्कस किया गया है वो यही डिस्कस किया गया है और इसका अस्तित्व नहीं है। इसका अस्तित्व है लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। तो TLI3 एनसीईआरटी के हिसाब से उसका अस्तित्व नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी ने TLI3 को किस नजरिए से देखा है? थैलियम +3 के नजरिए से बेटा। अगला सवाल कि नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का आसानी से विषमानुपातन होता है जबकि बिस्मिथ +3 का नहीं होता। फिर समझिए इसको बेटा। क्या था? एक तो इनकी +5 ऑक्सीकरण अवस्था और दो कम +3 ऑक्सीकरण अवस्था। यहां स्थायित्व हुई है और यहां स्थायित्व हुई है। बात यह कि नाइट्रोजन फास्फोरस के लिए +5 का स्थायित्व ज्यादा है और इसके लिए +3 का स्थायित्व ज्यादा है। इसके लिए +5 का स्थायित्व ज्यादा है और इसके लिए +3 का। तो जब नाइट्रोजन और फास्फोरस, जैसे कि नाइट्रोजन में ले लूं HNO2 में जिसका नाम है नाइट्रस एसिड, नाइट्रोजन +3 अवस्था में, ये अगर अम्लीय माध्यम में आप इसे H2O प्रोवाइड करवाते हैं तो ये 25 नंबर बनाता है। याद रखने की ट्रिक बताई बेटा। 25 नंबर मतलब +2 और +5। तो +3 से +2 क्या हुआ? अपचयन। और +3 से +5 क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और अगर एक तत्व की एक ही ऑक्सीकरण अवस्था का एक साथ अपचयन ऑक्सीकरण दोनों काम एक साथ हो जाए तो उसे विषमानुपातन बोलते हैं। ऐसा हुआ क्यों? क्यों हुआ? क्योंकि इसकी +3 स्थायी होती ही नहीं है, इसकी ज्यादा स्थायी +5 है। तो वो +3 से +5 में बदलने के लिए ये सारे काम कर रहा है। 25 नंबर बना देता है नाइट्रस एसिड बेटा विषमानुपातन देके। H3PO3 ये +3 बेटा। इसको अगर थर्मली हीट किया जाए तो एक मिनिमम ऑक्सीकरण अवस्था और एक मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था में बदलता है। फास्फोरस की मैक्सिमम +5 संभव है और मिनिमम -3 संभव बेटा। तो बताइए +3 से -3 क्या हुआ? रिडक्शन, अपचयन। और +3 से +5 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हो गया विषमानुपातन। क्यों हुआ?
क्योंकि इसकी +3 स्थाई ना होकर ज्यादा स्थाई कौन सी थी, +5, और उसी के लिए सारा काम हुआ। तो ये दोनों विषमानुपातन देते हैं क्योंकि इनमें स्थायित्व जो है बेटा +3 से ज्यादा किसका था, +5 का। लेकिन अगर बिस्मिथ की मैं बात करूं तो उसका +3 कैसा है, स्थायी है। अरे जो स्थायी है वो अपनी ऑक्सीकरण अवस्था क्यों बदलना चाहेगा, नहीं बदलना चाहता। बिस्मिथ का +3 जो है वो विषमानुपातन नहीं देता, जबकि ये देता है। तो बेटा ये था अपने पास सवाल, सही की गलत, एकदम सही बेटा, एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगला सवाल कि BI5 का स्थायित्व नहीं होता, एकदम सही है, समझाता हूं। मुझे बताइए बेटा बिस्मिथ की ज्यादा स्थायी अवस्था कौन सी है, +3। ज्यादा स्थायी कौन सी है, +3 बेटा। बिस्मिथ +5 वाली अवस्था में सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही अस्तित्व में है, बाकी कोई भी बिस्मिथ का हैलाइड पांच वाली अवस्था में इसका स्थायित्व नहीं रहा। फ्लोरीन भी क्यों रह पाया, क्योंकि फ्लोरीन का आकार छोटा है, ये ज्यादा त्रिविम बाधा नहीं करता। साथ में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। दो कारण है बेटा, फ्लोरीन का आकार छोटा और फ्लोरीन की विद्युत ऋणता का ज्यादा होना, इन दो कारणों की वजह से BI5 अवस्था में मिला। क्योंकि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो वो ऐसे में इलेक्ट्रॉन छीन के रखेगा और बिस्मिथ को +5 में रखेगा मजबूरी में, लेकिन इनके साथ बिस्मिथ +5 में नहीं रहेगा। दो कारण है, पहला कि उसका ज्यादा स्थायी है ही कौन, +3, और दूसरा बेटा कि इनमें बड़े आकार होने के कारण त्रिविम बाधा भी आएगी बेटा। तो बेटा क्या लिखा हुआ था कि BI5 का स्थायित्व नहीं होता, एकदम सही पॉइंट है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, Pb3O4 तथा Pb2O3 दोनों ऑक्सीकारक की भांति व्यवहार दर्शा सकते हैं, ये पॉइंट भी एकदम सही है, समझाऊंगा बेटा, रटना नहीं है। इधर देखो, Pb3O4 ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, मतलब कि इसमें दो स्पीसीज होती हैं, PbO और PbO2। इसका रेशो 2 और इसका रेशो 1, टोटल मिला के देख लीजिए, PbO 2 बार और PbO2 1 बार, Pb के 3 और O के 4 बेटा, ठीक है। और Pb2O3 ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, Pb और PbO2 का रेशो होता है 1:1। अब Pb का +2 जो है ये तो है स्थायी, लेकिन यहां साथ में Pb का +4 भी तो उपस्थित है, और Pb का +4 बेटा कितनी बार तो समझा दिया, क्या Pb का +4 एक ऑक्सीकारक का काम करता है बेटा, बिल्कुल करता है बेटा। तो वास्तव में इसमें भी PbO2 प्रेजेंट है, Pb +4 अवस्था में, इसमें भी PbO2 प्रेजेंट है +4 अवस्था में, तो ये दोनों 100% ऑक्सीकारक का काम कर सकते हैं बेटा, Pb +4 की उपस्थिति के कारण बेटा, दोनों ऑक्सीकारक का व्यवहार दर्शा सकते हैं, एकदम सही है बेटा। क्लियर है यहां तक की बातें आपको बेटा? ये आपके हुए, ठीक है। एक सवाल ये हो रहा आपके पास, ऑक्सीकारक और अपचायक कौन कौन है बेटा इसमें से? एक तो आपको ये बताना है कि कौन ऑक्सीकारक और कौन अपचायक, ये सोल्व करना है बेटा आपको। और कौन ऐसे हैं जो दोनों ही काम नहीं करेंगे? अरे भाई ऑक्सीकारक, अपचायक या नन, इनमें से मतलब ना ऑक्सीकारक ना अपचायक बेटा। एक तो आपको ये सोल्व करना है, और एक आपको ये सोल्व करना है कि एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज कौन सी है। अब तक जितने भी आपको पढ़ाए
चाहे इम्प्रॉपर कोवेलेंसी वाला हो, डी वाले का असंकुचन हो, चाहे त्रिविम बाधा हो, चाहे अभी जो मैंने बताया कि आई माइनस रिड्यूस कर देगा वो वाला केस हो बेटा, सारे केस लगाते हुए बताना है कि कौन एग्जिस्ट करता है कौन एग्जिस्ट नहीं करता। और जैसे लिख लीजिएगा इनको बेटा, और साथ में एक ये सोल्व करना है कि कौन ऑक्सीकारक और कौन अपचायक या कौन ऐसा है जो कुछ भी काम नहीं कर रहा बेटा, ठीक है।